Yes, good morning students. I am going to summarize the chapter peace. है ना? पीस चैप्टर को समराइज करके मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. तो सबसे पहले चैप्टर समरी हम देख रहे हैं कि क्या समरी है. तो इंट्रोडक्शन में इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टेररिस्ट अटैक्स, वॉर्स, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड न्यू रिमाइंड इज रेगुलरली दैट वी आर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, है ना, हमारे जो समकालीन है, सिमिलर है, जो उसमें हम क्या देख रहे हैं? टेररिस्ट अटैक, लगातार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं. वॉर्स, आपस में बहुत सारी वॉर्स. कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अराइज हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, केओस हो रहा है, जो कि हमें रेगुलरली ये रिमाइंड कराता है कि हम किस वक्त में रह रहे हैं. टर्बुलेंट मतलब बहुत ही ऐसे ज्वलंत सा ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब सारी चीजें हैं, इनसिक्योरिटी ज्यादा है. ठीक है, तो इस चैप्टर में वही हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ अ डेज पॉलिटिशियन, आजकल क्या है, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एजुकेटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मिलिट्री ऑफिसर्स रेगुलरली टॉक्स अबाउट द पीस. अगर हम बात करें शांति की, पीस की, तो सभी लोग पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं कि नहीं, पीस होना चाहिए, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस ऐसा. तो ठीक है, पॉलिटिशियंस देख लो, हमें पीस चाहिए. जर्नलिस्ट देख लो, इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आते हैं कि पीस से रिलेटेड, कि पीस, शांति, ये सब चीजें. इंडस्ट्रियलिस्ट देख लो, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं? सिर्फ पीस चाहते हैं. मिलिट्री ऑफिसर्स भी क्या चाहते हैं? कि कोई युद्ध जैसी स्थिति ना हो और पीस मेंटेन रहे. ठीक है, तो हर कोई पीस के बारे में बात कर रहा है. आप भी पीस के बारे में बात कर सकते हो कि मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए. ठीक है, तो पीस एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसमें, कि पीस सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए. जीवन में, स्कूल में, घर में, सब जगह क्या चाहिए? पीस. तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीस जनरली सीम्स टू बी वेरी सिंपल. ये कॉन्सेप्ट जो पीस का है बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है. लगता है पीस क्या है, पीस तो कोई भी मेंटेन कर सकता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. बट इन रियलिटी इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. अगर सच्चाई देखें हम, अगर हम रियलिटी देखें, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स. पीस इतनी इजीली मेंटेन नहीं हो सकती, पीस इतनी इजीली आ नहीं सकती, है ना. तो इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस कीप्स चेंजिंग. इसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस लगातार बदलती रहती है. मेरे लिए पीस कुछ और है, किसी और के लिए पीस कुछ है. इंडस्ट्रियलिस्ट के पास क्या है? पैसा बहुत है, अब उसको क्या चाहिए? पीस चाहिए. ठीक है, और एक गरीब आदमी, उसको कैसी पीस चाहिए? बेचारे के पास खाना नहीं है, उसको क्यों, क्या पीस चाहिए? वो तो अपने लिए एफर्ट्स कर रहा है ना, खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. उसको पीस में भरोसा नहीं है, उसको 2 टाइम का खाना चाहिए. आपको क्या चाहिए? आपको पीस चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, स्टडी में बहुत स्मूथ चले. तो पीस, सबके लिए मीनिंग चेंज होते रहते हैं. तो रोल ऑफ पीस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीस का क्या रोल है. ठीक है, द आइडिया ऑफ पीस हैज बिकम ए जनरली डिस्कस कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. जब भी हम डेमोक्रेसी, ठीक है, पीपल्स रूल की बात करते हैं, या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, या जस्टिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? पीस. डेमोक्रेसी है तो भी पीस रहनी चाहिए. ह्यूमन राइट्स है, उसमें शांति बनी रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई केओस ना हो, कोई चीजें ऐसी ना हो. अगर हम बात करें जस्टिस की, तो सबसे पहले जस्टिस में क्या आता है? पीस. भैया शांति बना के रखो. ठीक है, तो ये जनरली ऐसे ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सब चीजों में. बहुत सारे राइटर्स हैं पास्ट में हैव रिटन नेगेटिवली अबाउट पीस. पीस के लिए बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स रहे हैं. अगर हम पास्ट में राइटर्स, ऐसे राइटर्स देखें हैं जिन्होंने लिखा है, तो वो उन्होंने पीस को बहुत नेगेटिवली डिस्क्राइब किया है, बहुत दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया है. तो दीज थिंकर्स इंक्लूड, इसमें से कौन कौन से ऐसे थिंकर्स थे? जैसे जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीत्शे. ये जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने नेगेटिवली पीस को डिस्क्राइब किया है अपने रिटन नोट्स में. ठीक है, एंड इटालियन सोशलिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो. ये दो ऐसे थे, देखो आप, इम्पोर्टेंट है ये,
कि कौन से दो नेगेटिव थिंकर्स थे जिन्होंने नेगेटिवली पीस को डिस्क्राइब किया। तो आप इन थिंकर्स का नाम लिख सकते हो। क्लियर? तो फ्रेडरिक नीत्शे glorified wars and gave no importance to peace because he believed that only the wars can show the path of development or growth। जो फ्रेडरिक नीत्शे थे उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया, उनको सही लगा। एंड गेव नो, और उन्होंने कहा पीस वीस कुछ नहीं, वॉर होगा तो डेवलपमेंट होगा, वॉर से ही चीजें समझ आएंगी। उन्होंने कहा पीस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्होंने वॉर को ज्यादा सपोर्ट किया। उनका ये मानना था कि केवल वॉर ही है जो डेवलपमेंट के पाथ को शो कर सकती है, ग्रोथ कर सकती हैं। ग्रोथ मतलब हो सकती है किसी भी नेशन की, किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन की ग्रोथ कब हो सकती है? जब आप युद्ध लड़ोगे। शांति से क्या होगा? आप वहीं रुक जाओगे। शांति मतलब जहाँ शांति है वहां आपको एफर्ट्स ही नहीं करोगे, वहां आप कोशिश ही नहीं करोगे, वहां आपका कोई ऐसा एक्टिव रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने नेगेटिवली इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। जो विल्फ्रेडो थे उनका मानना था कि रूलिंग क्लासेस इवोल्व फ्रॉम एफिशिएंट एंड पावरफुल पीपल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। ही डिस्क्राइब देम एज लायंस। ठीक है, उन्होंने माना कि जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस मतलब गवर्न कर रहे हैं, तो उन्होंने माना कि जो रूलिंग क्लास है वो एफिशिएंट और पावरफुल पीपल है। सोसाइटी में ज्यादातर भाई कौन गवर्न कर रहा है? पावरफुल पीपल, एफिशिएंट लोग, कैपेबल लोग। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो रूल ओवर कर रहे हैं, वो गवर्न कर रहे हैं। तो ही डिस्क्राइब देम एज लायंस। उनको उसने लायंस की तरह बताया, शेर जिसे कह सकते हैं ना, लायंस की तरह डिस्क्राइब किया है। In contemporary world, there have been many people who were ardent supporters of peace। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्जेंट सपोर्टर्स हैं पीस के सपोर्टर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो दे सपोर्टेड पीस इन फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांगली। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ही यूज्ड टू बिलीव इन पीस ओनली, नॉन वायलेंस। ये आप देख सकते हो उनकी कैरेक्टर में ये सब चीजें थी। तो उन्होंने फिजिकल लाइफ में पीस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि फिजिकल लाइफ में पीस होनी चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हो तो वहां पे भी आपको पीस होनी जरूरी है। तो ये महात्मा गांधी थे जो ये चीजें मानते थे कि फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में पीस होनी चाहिए, पीस को सपोर्ट करते थे। Despite many efforts and talk of peace, humanity had to face widespread unrest and atrocities in the 20th century. Millions of people died in these। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद, बहुत सारी शांति वार्ता के साथ, टॉक ऑफ पीस के साथ ह्यूमैनिटी को, मानवता को वाइड स्प्रेड अनरेस्ट और एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, कोई पीस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो 20th सेंचुरी में क्या थी? बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, अराजकता जिसे कह सकते हैं, बढ़ गया था। अनरेस्ट था, पीस जैसी कोई चीज नहीं थी। इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल इसी पीस की वजह से मारे गए थे। तो ये बहुत सारे एफर्ट्स हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वी एक्सपीरियंस एंटी पीस कॉन्सेप्ट अजम्पशन लाइक फासिज्म, नाजिज्म इन 20th सेंचुरी। हमने ये फासिज्म एंड नाजिज्म, आपने आई थिंक यू हैड स्टडीड इन द क्लास 10th फासिज्म एंड नाजिज्म, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि एंटी पीस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट से अजम्पशन थे, जैसे फासिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, 20th सेंचुरी में आए थे। ये कॉन्सेप्ट कब आए थे? 20th सेंचुरी में। तो वी ऑल्सो फेस वर्ल्ड वॉर एज देयर रिजल्ट। हमने इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमने वर्ल्ड वॉर फेस किया, ग्लोबल वॉर फेस किया। नाजिज्म फासिज्म की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, एंटी पीस कॉन्सेप्ट की वजह से हमने वर्ल्ड वॉर फेस किया था एज ए रिजल्ट।
तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू स्प्रेड डिजास्टर्स और डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. फॉर एग्जाम्पल बॉम्बिंग ओवर लंदन बाय जर्मनी, अमेरिकन एटम बॉम्ब अटैक्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका मिस यूज हुआ और ये डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन हुआ. न्यूक्लियर आपने अपनी पावर को प्रूव करने के लिए आपने टेस्ट कर लिए, आपने बना लिए, आप टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गए, लेकिन इसको बेयर किसने किया? सिटीजन्स ने, इनोसेंट पीपल ने. ठीक है, तो हमने बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, वो हमने हमारे लिए जो मिस यूज हुआ उसका डिजास्टर्स के रूप में, डिस्ट्रक्शन के रूप में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहां पे इन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि जर्मनी के द्वारा लंदन में बॉम्बिंग हुई, बहुत लोग, इनोसेंट लोग मारे गए थे. और सबसे जो खतरनाक जिसे कह सकते हैं डेंजरस, अमेरिका ने जब एटम बम अटैक किया था हिरोशिमा नागासाकी ऑफ जापान में. जापान पे जब अटैक किया था हिरोशिमा नागासाकी, तो वहां पे बहुत लोग, इनोसेंट लोग मारे गए थे. इवन आज भी वहां पे डिसेबल्ड लोग पैदा होते हैं रेडिएशंस की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से. आज भी वो सफर कर रहे हैं वो चीज. तो क्या ये सही था? क्या सही नहीं था ना? तो द रेस टू एस्टेब्लिश इट्स सुप्रीमेसी वॉज स्टार्टेड विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब रेस जो थी अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, देखो 2 सुपर पावर कंट्रीज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इमर्ज हुए थे, और उनमें भले ही वॉर खत्म हो गया था, लेकिन एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया था कोल्ड वॉर एरा के नाम से. ठीक है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, ये 2 सुपर पावर कंट्रीज बचे थे. अब ये क्या कर रहे थे? अपने अपने स्फीयर में अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ. तो जो रेस थी एस्टेब्लिशमेंट की, सुप्रीमेसी की एस्टेब्लिशमेंट की, वो स्टार्ट हो गई थी आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट हो गई थी. तो मैं वापस से एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड में जो 2 सुपर पावर कंट्रीज जो बची थी, दैट वाज द, ठीक है, फर्स्ट थी यूएसए एंड सेकेंड थी यूएसएसआर. तो ये अपना अपना, मतलब ये दोनों में कंपटीशन था. एंड कोल्ड वॉर एरा started after Second World War. ठीक है, ये 2 सुपर पावर कंट्रीज थी. ठीक है, 2 सुपर पावर कंट्रीज थी, आपस में वो कह रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ. तो ये स्टार्ट हो गया था. तो 2 सुपर पावर वर द मेन कॉम्पिटिटर. जो 2 सुपर पावर थी वो आपस में कॉम्पिटिशन था उनमें. द एरा ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन वॉज स्टार्टेड. और ऐसा एरा स्टार्ट हो गया था जिसमें इंटेंस कॉम्पिटिशन था बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर. मैं फिर से बता रही हूँ, जो 2 कंट्रीज थी वो यूएसए एंड यूएसएसआर ही थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनमें आपस में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. और जो कंपटीशन था वो बहुत ही इंटेंसिफाइड था, बहुत ज्यादा इंटेंस था. एक कैपिटलिस्ट था यूएसए एंड कम्युनिस्ट था यूएसएसआर. अब इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी. जो अमेरिका था वो कैपिटलिस्ट में विश्वास करता था और यूएसएसआर कम्युनिस्ट में, कम्युनिज्म में. ठीक है, तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बीच एक टकराव स्टार्ट हो गया था, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, एक इंटेंसिफाइड जो कहते हैं ना कंपटीशन, वो स्टार्ट हो गया था.
अब हम कुछ इस पे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो एटम बॉम्ब, वेपन्स जिसे कह सकते हैं, एटम, द वेपन्स बेस्ड ऑन एटॉमिक एनर्जी एंड रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब वेपन्स क्या होते हैं, एटॉम वेपन्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक एनर्जी यूज होती है, रेडिएशंस होती हैं। तो एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब आप देख ही चुके हो, बहुत अच्छे से समझते हो ये चीज़ है। मासेक्र ये होता है, मतलब आपने देखा था कि इंडिया में जब सेपरेशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत लोग इधर से पाकिस्तान के से आने वाले, इधर से इंडिया से जाने वाले माइग्रेंट्स जो थे, बहुत मतलब बहुत लोग मारे गए थे। दैट इज मतलब बड़ी संख्या में मारा जाना, दैट इज द मासेक्री। तो लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल विद अपोजिट व्यूज, जब जो टू अपोजिट व्यूज बनते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, किलिंग्स ये करते हैं। तो समटाइम्स मैसेक्री अकर इन कम्युनिटीज, बेसिकली जो ये होता है वो कम्युनिटीज में होता है, टू कम्युनिटीज के बीच में होता है, अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी हो गई, डिफरेंट आइडियोलॉजी बेस्ड कम्युनिटी हो गई, डिफरेंट परसेप्शन बेस्ड कम्युनिटीज हो गई, उनमें ये होता है। जैसे मैसेक्री ऑफ कश्मीर हिंदूज, ये कश्मीर हिंदूज 1989 में 90 में बहुत सारे हिंदूज को ऐसे ही मारा गया था, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग जान से चले गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो वायलेंस विच इज कॉज्ड बाय वेरियस सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम, ऐसा वायलेंस जिसमें बहुत सारी सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे जो इमर्ज होता है दैट इज द वायलेंस। तो इनइक्वलिटी, चाहे वो किसी भी बेस्ड हो, इनइक्वलिटी पे बेस्ड हो, डिस्क्रिमिनेशन पे हो, रेसिज्म पे हो, आर कॉल्ड, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस में आता है। फिर से देख लो, जो वायलेंस विच इज कॉज्ड बाय वेरियस सोशल रिलीजन प्रॉब्लम, ऐसा वायलेंस जो कि बहुत सारी सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम से इमर्ज होता है, चाहे वो इनइक्वलिटी हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो रेसिज्म हो, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल कॉस्टिज्म, पैट्रियार्की, कम्युनलिज्म, ये एक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल वायलेंस के। नेक्स्ट इज colonial era, the period of 16th 17th century to 19th to 20th century when some powerful nations made other nations their colonies is called colonial era or period। colonial era ये कि जैसे कोई पावरफुल कंट्री है ना, उसने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली किसी और कंट्री में, तो दैट इज द कॉलोनियल एरा। तो ये कॉलोनियल एरा जो था 16-17 सेंचुरी से लेके 19-20 सेंचुरी तक रहा, जब कुछ पावरफुल नेशंस ने अपनी कॉलोनी दूसरे नेशन में एस्टेब्लिश की, तो दूसरे नेशन में बनाई, तो ये कॉलोनियल एरा कहलाता है। जैसे हमारा इंडिया कॉलोनाइज था ब्रिटिशर्स का, ऐसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही सबने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की हुई थी। नेक्स्ट है रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म इज द बिलीफ दैट ग्रुप ऑफ ह्यूमंस possess different behavioral traits corresponding of physical appearance and can be divided based on superiority of one race over another। रेसिज्म आप बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बहुत रेसिज्म था, मतलब ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप एक्सप्लेन कर चुकी क्लास में कि क्या होता था कि ब्लैक, अगर मान लीजिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई ब्लैक बैठा है और वाइट आ गया, तो उसको ब्लैक को निकलना चाहिए था, मतलब तुरंत इमीडिएटली उसको वहां से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वाइट जो पीपल है वहां पे आ गए। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल हो गया। तो ये ऐसा ग्रुप और ह्यूमन पजेस जिसमें डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स होता है, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, काले हैं इसलिए फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें एक जो कम्युनिटी, एक जो फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड एक सुपीरियर माना जाता है और एक इंफीरियर माना जाता है। तो साउथ अफ्रीका इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसमें आपने मैंने पहले भी पढ़ा है वहाँ पे बाद, अभी तो खैर रेसिज्म खत्म हो गया, पर अमेरिका में भी था और साउथ अफ्रीका में भी था। नेक्स्ट है यूनिसेफ।
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो ये फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। आपने यूएनओ के बारे में मैंने बताया कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो फॉर्म हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुई थी। उसके पहले लीग ऑफ नेशंस थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें लोगों ने सोचा, सबने डिसाइड किया कि अब वॉर जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाया। लीग ऑफ नेशंस के बाद भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो फिर क्या हुआ, ये कयास लगाने जाने की लीग ऑफ नेशंस सक्सेस नहीं रहा। अगर सक्सेस होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी नौबत नहीं आती। तो लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व करके यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, वर्ल्ड सिक्योरिटी मेंटेन करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसी में बहुत सारी एजेंसीज थी जो बनती गई। WHO जैसे, आप तो बहुत WHO अभी कोविड टाइम में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि WHO क्या है और बेसिकली किस लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारी यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो उसी में यूनिसेफ है जो ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है इमरजेंसी चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के लिए। इट इज ए स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है यूएनओ का, डिवेट टू एडिंग नेशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली यूनिसेफ क्या करता है कि हर देश में जो मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, जो जिनको एजुकेशन की जरूरत है, जो वेलफेयर की जरूरत है, उनको ये सहायता प्रोवाइड करता है यूनिसेफ, है ना। उनको ऐड देता है आर्थिक सहायता। जैसे आप देखते हो ना, टीका वीका, ये सब वैक्सीनेशन वगैरह फ्री में लगवाना, तो ये कौन फाइनेंशियल ऐड भी करता है और ये प्रोवोक भी करते हैं कि भाई तुम लोग न्यूट्रिशन, बच्चे जो हैं वो क्या होता है भाई, देश की आगे चल के जो कह सकते हैं कि देश को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है, यूथ करता है। बच्चे अगर मेल न्यूट्रिशन होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, तो क्या देश के लिए कर पाएंगे। तो ये यूनिसेफ वही प्रोवाइड करता है। एक स्पेशल प्रोग्राम है ये यूएनओ का। न्यूट्रिशन, इसके नेशनल एफर्ट्स रहते हैं कि हेल्थ इम्प्रूव हो, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर, चिल्ड्रन के बारे में ये सोचे। नेक्स्ट है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, that is the agency of UNO. It is a specialized agency of the United Nations aimed at contributing to the building and peace, the eradication of poverty, sustainable development, intercultural dialogue through education, the sciences, culture, communications and information. यूनेस्को जो है ये यूएन का ही एक एजेंसी है। इसमें कोशिश ये होती है कि कंट्रीब्यूट करें ये पीस बिल्ड करने में, पॉवर्टी को इराडिकेट करें, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करें, इंटरकल्चरल जो डायलॉग है उसके लिए मतलब एजुकेशन के थ्रू उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो साइंस है, कल्चर है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, उसको डेवलप करें थ्रू द यूनेस्को। नेक्स्ट है पैसिफिज्म, पीस प्रमोटिंग आइडियाज आर कलेक्टिवली नोन, कि जहाँ पे पीस प्रमोट हो रही है, जहाँ पे शांति की बात हो रही है, तो ऐसे आइडियाज को दैट इज कॉल्ड द पैसिफिज्म। डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इन डिफरेंट स्टेट एंड सोसाइटीज। डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज़्यादा प्रमोशन मिले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, डेमोक्रेटिक वैल्यू ज़्यादा एस्टेब्लिश हो, ठीक है, फर्मली एस्टेब्लिश हो, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल डिफरेंट स्टेट और सोसाइटी में हो, तो दैट इज द डेमोक्रेटाइजेशन। अब फ्रीडरिक नीत्शे, मैंने बताया था आपको समरी में कि हु वाज द फ्रीडरिक नीत्शे। ये जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने पीस को अनइम्पॉर्टेंट डिक्लेयर किया था कि पीस बहुत मैटर नहीं करता। ये कहते थे कि वॉर से ही डेवलपमेंट आ सकता है, वॉर से ही ग्रोथ हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे पीस में, है ना। इन्होंने वॉर्स को ग्लोरीफाइड किया बजाय पीस के,
ही बिलीव द कॉन्फ्लिक्ट एज द पाथ मेकर ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने कहा कि अगर आपको सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट चाहिए, आपको एफर्ट्स चाहिए, आपको पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, तो वॉर तो करना ही पड़ेगा। शांति से बैठ के कुछ नहीं हो सकता। शांति से बैठ के आप पैसिमिस्ट हो जाओगे, आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे। तो इनका ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये पीस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट है विल्फ्रेडो पेरेटो। ये एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका मानना था कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी डिफरेंट पीपल हु यूज पावर टू अचीव देयर गोल बिकम द रूलिंग क्लास। उन्होंने कहा कि जो एफिशिएंट लोग हैं, जो एफिशिएंट जो कैपेबल लोग हैं, वो अपनी पावर को यूज करते हैं अपने गोल को अचीव करने में, और फिर वो क्या बन जाते हैं, रूलिंग क्लास, गवर्निंग बॉडीज बन जाते हैं, गवर्न करते हैं। तो जो परेटो था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि दीज पावरफुल पीपल एज लायंस, कि ये ही लोग लायंस होते हैं, यही शेर होते हैं। शेर जंगल का राजा बोला जाता है ना, क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके जैसा स्ट्रॉन्ग क्लेवर कोई नहीं है। तो इन्होंने लायंस बोला है। गौतम बुद्धा जो बुद्धिज्म के प्रोपाउंडर थे, इन्होंने प्रीच किया था लव एंड पीस फॉर द वर्ल्ड। बुद्ध धर्म ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जो प्रीच किया वो लव और डिवोशन का विद पीसफुली, है ना। इन्होंने मतलब मैसेज गया है, ही बिलीव दैट द रॉन्ग डूइंग अराइजेस बिकॉज ऑफ माइंड। इन्होंने कहा जो भी चीजें गलत हो रही है, रॉन्ग डूइंग कहाँ से होती है, दिमाग से होती है। दिमाग शांति में होगा तो रॉन्ग डूइंग नहीं होंगी, बैड डीड्स नहीं होंगे, गुड डीड्स होंगे। तो ये जो बुद्धिज्म थे, जिनके गौतम बुद्धा थे प्रोपाउंडर, उन्होंने ये माना। महात्मा गांधी मैं बता ही चुकी हूँ कि लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रोपेगेटर ऑफ पीस, ये शांति के दूत माने जाते हैं महात्मा गांधी। और ऑब्वियसली नेशनल जो फ्रीडम फाइटर तो थे ही। इन्होंने एक ग्रेट मैसेज दिया था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का। ये बेसिकली ट्रुथ और नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे कि कुछ भी वायलेंटली यू कांट अचीव, एंड ही बिलीव्ड इन ट्रुथ ओनली to the world by implementing these ideas in behavioral politics। उन्होंने कहा कि ये आइडियाज इम्प्लीमेंट करो जिसमें ट्रुथ हो, नॉन वायलेंस हो, पूरा ये मतलब पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज कन्वे होना चाहिए, ये ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट, क्योंकि टाइम हो गया है, नेक्स्ट विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।